Hello friends and welcome to my YouTube channel Intelligent Beings 100। So आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग डू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर का नेम ही डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी जनसंख्या संगठन आखिर होता क्या है। अब देखो, एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब लोग भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ यंग हैं, कुछ अडोलसेंट हैं, कुछ चिल्ड्रन हैं, कुछ इन्फेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ लोग एजुकेटेड हैं, कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम पॉपुलेशन के इन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का, इन अलग अलग खूबियों का डिस्क्रिप्शन देते हैं, वही होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ओके, सो पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन के जो अलग अलग ट्रेड्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देना ही क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। So the first subtopic of this chapter, sex composition. So what is sex composition? It is like male and female ratio. Okay. So the number of women and men in a country is an important demographic characteristics. तो एक कंट्री में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, यानी कितनी मेन एंड वुमेन हैं, ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी रेशियो को वी कॉल सेक्स रेशियो। ओके, अब देखो, सेक्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। ओके, तो और ये वाला फॉर्मूला यूज होता है मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में। और इसको रीड कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। तो ये तो हो गई बात डेवलप्ड कंट्रीज की। अब इंडिया में क्या फॉर्मूला यूज होता है, सो इंडिया में सेक्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000 करते हैं, और इससे हमें मिलता है सेक्स रेशियो, और हम उसे रीड करते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेक्स रेशियो। एंड अब हमने देखा है कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ का सेक्स रेशियो बहुत लो होता है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कई रीजंस है, कई सोशल इविल्स है, कई बुरी प्रैक्टिसेस हैं, कई भेदभाव उसके पीछे का एक मेन रीजन है। देखो, अभी भी बहुत सारे रीजन्स में, अच्छा ये जो रीजंस फॉर लो रेशियो ऑफ फीमेल्स है, 3 मार्क क्वेश्चन है ये, इसे टिक करके स्टार करके आगे लिख लो, 3 मार्क क्वेश्चन, बिकॉज वेरी ऑफ्टन इट इज आस्क्ड। सो सबसे फर्स्ट रीजन क्या है, in the regions where gender discrimination is rampant, the sex ratio is bound to be unfavorable to women. बहुत सारे एरियाज आज भी ऐसे हैं जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अगर अभी नहीं होता तो पास्ट में कभी ना कभी होता था, राइट। तो ऐसी चीजों की वजह से हमेशा वुमेन को डिस्करेज किया गया, महिलाओं को हतोत्साहित करा गया, जिससे महिलाएं पीछे होती चली गई। इसके अलावा बहुत सारी और सोशल इविल्स, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं हमारे समाज में, जैसे फीमेल फीटेसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस। हालांकि अब इन सब सोशल इविल से लड़ने के लिए बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे स्कीम्स चलाई गई हैं, बट स्टिल इन सभी एक्टिविटीज की वजह से फीमेल्स का रेशियो बहुत कम है। एंड वुमेन्स अगर कहीं है भी तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। जैसे बहुत सारे एरियाज में वुमेन्स और मैनी, मतलब वुमेन्स बहुत सारी हैं, बट उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ज्यादा पुअर है। ओके, सो अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि अगर एक एरिया में बहुत सारी वुमेन है तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह से मेल्स जो हैं वो बाहर चले गए हों। इट कुड बी दैट द मेन हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल एक विलेज है, और विलेज का नाम है एबीसी विलेज। ओके, सो एबीसी विलेज है, उसमें बहुत सारी फीमेल्स हैं। और फीमेल्स इतनी सारी क्यों हैं, क्योंकि उस विलेज के जितने भी मेल्स थे उन लोगों ने माइग्रेशन किया जॉब के लिए दूसरे सिटीज में। तो अब ये जो विलेज है यहाँ पर फीमेल्स बहुत ज्यादा हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई वहां पर फीमेल्स की कंडीशन अच्छी है। यानी ऐसा नहीं है कि वाकई वहां पर महिलाएं जो है वो सशक्त हैं। उसके पीछे का रीजन है द मेल माइग्रेशन। तो देखो, अगर फीमेल्स का रेशियो, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, तो सबसे पहले क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं,
प्रमोटिंग एजुकेशन, एम्पावरिंग वुमेन्स और वुमेन्स के लिए कुछ रिजर्वेशन करना। और अगर रिजर्वेशंस हैं, राइट, कई सारे रिजर्वेशंस हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। Okay, so these are the few reasons: female feticide, female infanticide, domestic violence, lower socio-economic status of women. ये reasons हैं for the lower ratio of females. Okay, इसके अलावा एक और जो reason है वो है illiteracy, यानी महिलाओं का आज के समय में भी अनपढ़ होना। तो इस वजह से भी फीमेल्स पार्टिसिपेशन, फीमेल्स का डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में पार्टिसिपेशन कम है। ओके, सो दीज आर द फ्यू रीजंस फॉर द लोअर रेशियो ऑफ फीमेल्स। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड में फीमेल रेशियो किस तरह का है, किस टाइप का है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की सेक्स रेशियो है 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। ओके, और अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पर टू कंट्रीज की, लाटविया एंड कतर। तो लाटविया एंड कतर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लाटविया की सेक्स रेशियो सबसे हाई है। यहाँ के जो सेक्स रेशियो है वो है 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि प्रति 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स प्रेजेंट है, मतलब 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। वहीं कतर में 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। और कतर में इतनी इम्बैलेंस के रीजन क्या है, इतना इम्बैलेंस है, यानी देखो 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स, सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, बहुत अनइक्वल है। इसका रीजन है इस कंट्री में, कतर में बहुत ज्यादा मेल माइग्रेशन होता है, मतलब दुनिया भर से जो मेल हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर माइग्रेट करते हैं। तो यही एक रीजन है कि यहाँ की सेक्स रेशियो इतनी डिसबैलेंस है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की 139 कंट्रीज में जो सेक्स रेशियो है दैट इज फेवरेबल, एंड जो रिमेनिंग 72 कंट्रीज हैं वहां पर सेक्स रेशियो अनफेवरेबल है। और अनफेवरेबल होने का रीजन यही है कि कुछ कंट्रीज में फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस और फीमेल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। तो यही रीजन है कि वहां पर जो फीमेल रेशियो है वो बहुत कम है। ओके, और स्पेशली जो एशियन कंट्रीज हैं, ये इंडिया, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ की सेक्स रेशियो कम है। और वहीं अगर हम कंपेयर करें यूरोप को या फिर यूएसए को, रशिया को, यूरोपियन कंट्रीज को, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो सेक्स रेशियो वहाँ पर हाई है, बिकॉज फीमेल्स एजुकेटेड है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, वहीं अभी एशियन कंट्रीज में डेवलपमेंट होना अभी भी बाकी है, ताकि और ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ सके और फीमेल रेशियो में इम्प्रूवमेंट आए। तो नेक्स्ट टॉपिक, एज स्ट्रक्चर। तो अब एज पॉपुलेशन में बच्चे भी होते हैं, अडोलेसेंट्स भी होते हैं, यंग भी होते हैं, इसके अलावा बूढ़े लोग भी होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन भी होती है। तो देखो, एज स्ट्रक्चर स्टडी करना इंपॉर्टेंट है ना। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, उस कंट्री में बहुत ज्यादा बूढ़े लोग हैं। सो अगर उस कंट्री का एज स्ट्रक्चर मैंने स्टडी करा हुआ है तो मुझे पता है वहां पर कौन से लोग ज्यादा है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं। और अगर बूढ़े लोग ज्यादा है तो मुझे किस चीज को डेवलप करना है कंट्री में? हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है। और बूढ़े लोगों को जो अन्य चीजें चाहिए, जो उनकी अदर नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए न्यू सर्विसेज को डेवलप करना है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया कंट्री, हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अब देखो, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना एक बहुत अच्छी बात है, पर अगर इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है तो उसके लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे कि ये इंश्योर करा जाना चाहिए कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो। इसके अलावा जो भी सोसाइटी में सोशल इविल्स हैं यंग पीपल्स के लिए, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि सभी, पूरा यूथ को बचाया जाए उससे, और यूथ को न्यू अपॉर्चुनिटीज दी जाए जिससे वो डेवलप कर सके, अपना पोटेंशियल यूटिलाइज कर सके। सो एज स्ट्रक्चर स्टडी करना हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम डिफरेंट एज ग्रुप्स की नीड्स को देखते हुए कंट्री में काम कर सके।
So age structure represents the number of people of different age groups. यानी एज स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है? एज स्ट्रक्चर दर्शाता है कि विभिन्न आयु वर्गों के कितने लोग किसी भी देश में हैं। और पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी जनसंख्या संगठन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है एज स्ट्रक्चर। अब देखो एज स्ट्रक्चर में भी कुछ डिविजन्स होते हैं, जैसे कि जो 15 इयर्स ऑफ एज से लेकर 59 इयर्स ऑफ एज तक की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन। यानी जो लोग कामकाजी लोग हैं, जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयज हैं, जो जॉब्स करते हैं। ओके, अब इसके बाद में अभी हमने पढ़ा एज स्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एज सेक्स पिरामिड। सो एज स्ट्रक्चर कितने एज डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं एंड कितने उसमें मेल्स और फीमेल्स हैं। So, age sex structure of population refers to the number of females and males in different age groups. Okay, a population pyramid is used to show the age sex structure of the population. The shape of a population pyramid reflects the characteristics of population. The left side shows the percent of males while right shows the percent of females or women in each group. ये तो हमने पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, डेफिनेशन पढ़ ली। ओके, अभी हम इसको समझेंगे। तो एज सेक्स पिरामिड में क्या शो करते हैं? एक तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप बनाए गए हैं। ये क्लास इंटरवल्स हैं, 0 से 4, फिर 10 से 14, 20 to 24 एंड सो ऑन। ओके, और लेफ्ट साइड में है मेल्स का कॉलम और राइट साइड में है फीमेल्स। और फीमेल्स के लिए यूज करा है रेड कलर, वही मेल्स के लिए यूज करा है ब्लू कलर। तो इट इज एन एज सेक्स पिरामिड जिसमें हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स और कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब देखो ये जो एज सेक्स पिरामिड होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो देखो एग्जाम्पल के लिए ये वाला पिरामिड जिसका बेस जो है वो ब्रॉडर है, यानी बहुत बेस उसका चौड़ा है, राइट, और ऊपर से वो संकरा यानी नैरो होता जा रहा है। फिर यही एक पॉपुलेशन पिरामिड ये है जो लगभग लगभग सेम है। एंड देन ये वाला, ये तो एकदम पर्टिकुलर, एकदम देखो ट्रायंगुलर लग रहा है, यहाँ से बिल्कुल पॉइंटेड है और बेस इसका बहुत ज्यादा ब्रॉडर है। तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड को स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। सो एक्सपैंडिंग का मतलब समझो बढ़ती, राइट। एक्सपैंड करना मीन्स बढ़ना, इंक्रीज करना। तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका बेस देख सकते हैं आप लोग, इट इज वेरी ब्रॉडर, काफी चौड़ा है ये बेस इसका, काफी ज्यादा ब्रॉड है। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि 0 से 4 वाले एज ग्रुप में इतने सारे परसेंट लोग हैं, मतलब इतने परसेंट लोग हैं, और वहीं जब एज बढ़ती जा रही है तो वहां पर लोग कम है। तो अब ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। कैसे, अभी हम देखते हैं। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया एज यू कैन सी इज अ ट्रायंगुलर शेप pyramid with a wide base and is typical of less developed country। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडिकेट कर रहा है लेस डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि देखो बर्थ रेट यानी देखो देखो 0 से 4 वाले एज ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, वहीं हायर एज ग्रुप्स में लोग कम है। तो इसका रीजन है हाई बर्थ रेट, एंड हाई बर्थ रेट इज नॉट अ साइन ऑफ डेवलप्ड कंट्री। और वहीं पर देखो ये जो जब एज ग्रुप बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका मतलब है कि शायद मेडिकल फैसिलिटीज हेल्थ केयर इतना डेवलप नहीं है। तो देखो एक एज सेक्स पिरामिड से भी हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश और मैक्सिको कंट्री के एज सेक्स पिरामिड देखें तो वो भी इसी टाइप के हैं। वहां पर भी क्या है, जो बेस है ब्रॉडर है, बेस वाइडर है, क्यों? क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, एंड ऊपर से मतलब यानी जब हम टॉप पे जा रहे हैं तो ये नैरो होता जा रहा है, संकरा पतला होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि डेथ रेट भी ज्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है और ये ऊपर जो है बहुत संकरा है, नैरो है। तो हायर एज ग्रुप के बहुत कम पॉपुलेशन सरवाइव कर पा रही है। तो उसका रीजन है कि यानी बर्थ रेट तो ज्यादा है और साथ साथ डेथ रेट भी ज्यादा है। और डेथ रेट ज्यादा होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कोई बीमारियां, हेल्थ केयर का डेवलप ना होना, मेडिकल फैसिलिटीज ना होना। तो ऑल दीज आर साइंस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। द सेकेंड टाइप
कांस्टेंट पॉपुलेशन। अब देखो ये कांस्टेंट पॉपुलेशन इज अ साइन ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, सो ये हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का एज सेक्स पिरामिड है। अब इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड पिरामिड। ओके, इसमें देखो ये ना तो इसका बेस ज्यादा वाइडर है ना ही इसका टॉप ज्यादा वाइडर है। तो मतलब क्या है कि लगभग लगभग बर्थ एंड डेथ रेट सेम ही है और पॉपुलेशन भी नियर कांस्टेंट है, क्योंकि देखो बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑलमोस्ट सेम है और लोअर एज ग्रुप में भी पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मींस बर्थ रेट डेथ रेट बैलेंस्ड है और लिमिटेड है, यानी एक लिमिट में है। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, सो द एज सिक्स पिरामिड ऑफ जापान, और ये है थर्ड टाइप, दैट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो डिक्लाइनिंग मीन्स घटती जनसंख्या, राइट, घट रहा है मीनिंग कम हो रहा है। सो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो इसका बेस है ना, बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा नैरो है, बहुत पतला है। और सिमिलरली इसका टॉप भी जो है वो टेपर्ड है, यानी टॉप भी पतला है और बेस भी पतला है। और तो इसका मतलब क्या है कि एक तो बर्थ रेट भी बहुत कम है एंड डेथ रेट भी कम है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप्स हैं, देखो यहाँ पे हायर एज ग्रुप हो चाहे वर्किंग एज ग्रुप हो, सब में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इट इज़ indicating that the birth rate is low as well as the death rate and population growth डेवलप्ड कंट्रीज में इसी टाइप की होती है। जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, बहुत कम ग्रोथ होती है एंड बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप होती हैं, लोग एक रिच लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई होती है डेवलप्ड कंट्रीज में। सो ये जो हमने अभी थर्ड एट सिक्स पिरामिड देखा है, इट इज़ ऑफ जापान। सो जापान वी नो इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, राइट, और जापान की इकोनॉमी सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड इकोनॉमीज में। मूविंग ऑन फॉरवर्ड नाउ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एजिंग पॉपुलेशन। सो हियर यू कैन सी एन ओल्ड लेडी, राइट। सो एजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है? तो एजिंग पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनकी संख्या, उनका अमाउंट बढ़ता जाता है। ओके, उनका प्रपोर्शन लार्जर होता जाता है। सो 20th सेंचुरी का ये एक नया फिनोमेना है। अब न्यू फिनोमेना क्यों कहा? क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, डेथ रेट भी हाई था, बर्थ रेट भी हाई था, तो ना ज़्यादा बूढ़े लोग होते थे और जनरली जो पॉपुलेशन होती थी वो यंग होती थी। बट 20th सेंचुरी की आते आते 20th सेंचुरी आते आते मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप की गई और बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट हुई, जिनसे लिविंग इम्प्रूव हुई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। तो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो हायर एज ग्रुप्स है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा होने का रीज़न है द इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके साथ साथ बर्थ रेट भी कम हो रहा है। तो बर्थ रेट कम होने से क्या होता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो कम होती है और बुज़ुर्ग लोग, क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, तो ओल्डर पॉपुलेशन का शेयर बढ़ता जाता है। ओके, सो ये छोटा कॉन्सेप्ट है, इससे 1 मार्क क्वेश्चन और कभी कभी 3 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि दैट अबाउट हाउ aging population works or explain aging population, so it can be asked. Okay, and now rural urban composition. so population में अब अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी वी नो बहुत सारे लोग अभी भी विलेजेस में रहते हैं, है ना, और कुछ मतलब काफ़ी लोग अर्बन एरियाज़ में भी रहते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड में भी अलग अलग नंबर्स में, अलग अलग परसेंटेजेस में लोग रूरल और अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। सो अर्बन और रूरल डिवीजन पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज रूरल लाइफस्टाइल और अर्बन लाइफस्टाइल एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, वहीं अर्बन एरियाज़ में वो डिफरेंट होता है। ओके, सो दैट इज़ वाई रूरल अर्बन कंपोजिशन को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो रूरल अर्बन कंपोजिशन को स्टडी करना इज़ अ मस्ट। तो
द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब अलग अलग कंट्री में ना अलग अलग क्राइटेरिया है, कहीं अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग साइज ऑफ पॉपुलेशन को रूरल मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, इंडिया में एक अलग क्राइटेरिया है, वहीं अगर हम यूरोपियन कंट्री को लें तो उनका एक अलग क्राइटेरिया है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पर अर्बन का क्राइटेरिया है कि अगर किसी रीजन में कोई कैंटनमेंट बोर्ड है या फिर कोई म्यूनिसिपल ऑफिस है तो वो एरिया अर्बन है, और अगर नहीं है तो वो एरिया रूरल है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। सो द क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं, बट जनरली जो है रूरल एरियाज वो होते हैं, अगर हम एक जनरल डेफिनेशन लें रूरल एरिया की तो वो क्या है कि जनरली रूरल एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है मेनली एग्रीकल्चर, ओके, पेस्ट एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, मत्स्य पालन, तो ये सभी एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। और अर्बन एरियाज वो होते हैं जहाँ के लोग नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी, और उसमें क्या आता है सर्विसेज, रिसर्च वर्क, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन वर्क, मैन्युफैक्चरिंग वर्क, ट्रेडिंग, तो ये सभी होती हैं नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट, the rural urban differences in sex ratio in Canada and Western European countries like Finland are just opposite of those in African and Asian countries like Zimbabwe and Nepal respectively। अब देखो ये पॉइंट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब देखो हमने अभी एक एग्जाम्पल जो ABC विलेज का वीडियो की स्टार्टिंग में लिया था, उसमें हमने क्या देखा था कि ABC विलेज में फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ABC विलेज में फीमेल ज़्यादा होने का रीज़न है क्योंकि उस विलेज के सारे जो मेल हैं, जो मेन हैं, वो दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए हैं काम की तलाश में, जॉब की तलाश में, तो वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा हो गई। तो मतलब फीमेल्स कहाँ ज़्यादा है इंडिया में, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, जैसे कि फिनलैंड, कनाडा, तो यहाँ पर क्या है, विलेजेस में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है और सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि इन देशों में जो खेती होती है ना, जो एग्रीकल्चर वर्क है ना, वो भी हाईली मकनाइज्ड है, बहुत साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, और उसमें अधिकतर मेल्स लगे हैं, और वहीं फीमेल्स अर्बन एरियाज़ में रहती हैं और फीमेल्स एजुकेटेड हैं। सो ये रूरल अर्बन डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं सेक्स रेशियो में व्हेन वी कंपेयर द यूरोपियन कंट्रीज एंड द एशियन कंट्रीज। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है वो समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप मी अ मेल और यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग फॉर श्योर। ओके, सो इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल आउटनंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज, वही जो एक्सप्लेन किया, वेस्टर्न कंट्रीज में रूरल एरियाज में मेल्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कृषि कार्य हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े कार्य हैं, वो भी हाईली मैकेनाइज्ड हैं, साइंटिफिक हैं, और उसमें मेल्स लगे हैं, मतलब मेन वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं पर जो कंट्रीज़ हैं एशियन कंट्रीज़, यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं ना वो जनरली गाँवों में रहती हैं और खेती बाड़ी का काम करती है, वहीं जो आदमी हैं, जो मेल्स हैं, वो निकलते हैं सिटीज़ की तरफ जॉब की तलाश में। और इसके अलावा एक और जो रीज़न है एशियन कंट्रीज़ में ऐसा होने का, वो ये है कि फीमेल्स ना जनरली अपने घर बार को छोड़ के नहीं जाती ड्यू टू सिक्योरिटी, एंड इसके अलावा बहुत सारे सोसाइटी में हाउसिंग की कमी है। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहीं अर्बन एरियाज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, बहुत महंगाई है, राइट। और इसके अलावा सिक्योरिटी, क्राइम, सो इन सभी रीजंस की वजह से भी फीमेल्स का जो माइग्रेशन है वो कम होता है, और फीमेल्स ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं। ओके, मूविंग ऑन, in these developed countries farming is also highly mechanized and remains largely a male occupation। okay, तो वही कि इन कंट्रीज में जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। एंड नाउ लिटरेसी, एक और इंडिकेटर और सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो अक्सर ना ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन को देखना है, पता करना है कि वो कैसा है, तो हम देखते हैं उसके एजुकेशनल लेवल्स।
राइट। अगर कोई कहीं जाता है और किसी का इंटरव्यू भी लेता है तो सबसे पहले पूछे जाते हैं हमारे एजुकेशनल लेवल्स। तो अल्टीमेटली हमने जितनी पढ़ाई लिखाई करी है उससे हमारे बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सिमिलरली अगर पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो उनकी एजुकेशनल लेवल को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशनल लेवल को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। अब ये लिटरेसी क्या होती है, लिटरेसी रेट में हम क्या चेक करते हैं, लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन above 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding। अब देखो ये साक्षरता क्या होती है, साक्षरता का मतलब है अगर कोई इंसान 7 साल से बड़ा है और वो यदि अपना नाम लिखना जानता है और वो सरल कैलकुलेशंस यानी प्लस माइनस कर सकता है, इसके अलावा उसको पढ़ना आता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, पढ़ना आता है, तो उसको हम कहते हैं लिटरेट, साक्षर। ओके। और देखो अगर हमें किसी भी कंट्री का एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में जानना है कि इस कंट्री में एजुकेशन सेक्टर कितना डेवलप है, इकोनॉमी कितनी डेवलप है, तो हम लिटरेसी रेट देख सकते हैं। बिकॉज लिटरेसी रेट इज़ अ परफेक्ट इंडिकेटर दैट reveals about the educational status, social status of females and the availability of educational facilities। तो लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कि कंट्री में जो फीमेल्स का सोशल स्टेटस है, कंट्री में जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं यानी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या व्यवस्था है, इसको अगर जानना है तो लिटरेसी इज़ द बेस्ट इंडिकेटर। सबसे अच्छा इंडिकेटर है लिटरेसी रेट को चेक करना। मूविंग ऑन, लास्ट टॉपिक, कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ऑक्यूपेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन मतलब वही काम, राइट, जॉब्स। तो ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब देखो लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। तो अलग अलग टाइप के जॉब्स होते हैं, राइट। सो इन्हीं डिफरेंट हम ऑक्यूपेशंस में लोगों को डिवाइड करते हैं कि कौन से लोग किस ऑक्यूपेशन में है, कितने लोग किस ऑक्यूपेशन में है। दिस इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब पॉपुलेशन के ऑक्यूपेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जनसंख्या किन कामों में लगी है, किन रोजगारों में लगी है, वो हम देखेंगे। दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले एक और बात कि जो एज ग्रुप होता है फ्रॉम 15 to 59, इसको वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। ओके। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में क्या आता है, वो एक्टिविटीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जैसे खेती बाड़ी, मछलियों को पालना और जानवरों को पालना यानी पशुपालन। एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, ये सभी क्या है, सर्विसेज, और ये आती हैं टर्शियरी सेक्टर के अंडर। ओके। सो और इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ है, जैसे जो रिसर्च होती है, जैसे अभी मान लो पेंडेमिक टाइम में वैक्सीनेशन वगैरह पर रिसर्च चल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें भी काम कर रही है। तो ये एक अलग सेक्टर, ये कुछ अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। हमने देखा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, और एक और है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ओके। सो आई होप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी कंट्री में मेनली जो 3 सेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये आपको समझ में आया होगा। और अभी हम देखने वाले हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से हमें क्या जानकारी मिलती है। अब देखो अगर किसी कंट्री में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में है, इस वाले सेक्टर में, तो मतलब वो कंट्री कैसी है, डेवलप्ड नहीं है ना, वो लेस डेवलप्ड कंट्री है। और वहीं अगर किसी कंट्री में लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो डेवलप्ड है कंट्री। ओके। तो
यही रिवील करता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। दिस इज बिकॉज ओनली अ डेवलप्ड इकोनॉमी विद इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट मोर वर्कर्स। अब देखो, अब ऐसा कहने के पीछे क्या रीज़न है कि जहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर पे ज़्यादा लोग काम करते हैं वो डेवलप्ड है? इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है कि अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्रीज होंगी, सर्विसेज डेवलप होंगी, तभी तो वहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लोग काम कर पाएंगे। अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, कोई सर्विसेज डेवलप नहीं है, तो कोई कैसे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम कर सकता है, राइट? तो दैट इज़ वाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिवील करता है कि कंट्री कितनी डेवलप है। ओके, और अगर ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में लगे हैं तो इससे पता चलता है कि अभी भी इकोनॉमी कैसी है, प्रिमिटिव है। ओके, अभी भी शुरुआती स्टेजेस में है, अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एंड ये एक ग्राफ है विच इज शोइंग द रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन। कुछ कंट्रीज का आपको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब देखो, ये वाला जो डिज़ाइन है ये शो कर रहा है रूरल, एंड वही ये जो सिंगल लाइन है ये शो कर रहा है अर्बन। तो न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, यहाँ पर देखो अलग अलग रूरल एरियाज में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, ये दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ये फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो जिम्बाब्वे में कितने हैं रूरल एरियाज में? 1087। वहीं अर्बन एरियाज में 1032। ओके, तो ऐसे ही कनाडा में 968 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन रूरल एरियाज, यस, एंड 1069 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर ये 6 कंट्रीज का डेटा शो किया गया है विच इज शोइंग द रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन, राइट? कि रूरल और अर्बन एरियाज में हमने डिफरेंट कंट्रीज, 6 कंट्रीज देखी। अब ये वाला रूरल दिखा रहा है, ये वाला अर्बन शो कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो क्या है, यानी कितनी फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं। ओके, सो देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे देखो फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड में फीमेल्स कितनी है? 991। तो फीमेल्स क्या है? कम है। ओके, और वही मेल्स और वही फीमेल्स देखो अब अर्बन एरिया, तो फीमेल्स अर्बन एरिया में कितनी है? 1062। मतलब अर्बन एरिया में फीमेल्स ज़्यादा हैं और रूरल एरियाज में फीमेल्स कम है। तो ये वही रूरल अर्बन कंपोजिशन में जब हमने देखा था, रूरल अर्बन कंपोजिशन में सेक्स रेशियो कैसी होती है वही इस ग्राफ के थ्रू शो करा गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू, आपने पूरा 3rd चैप्टर कवर कर लिया है, एंड आई हैव इंश्योर्ड दैट कि इस वीडियो में पूरा टॉपिक, एवरी सिंगल पॉइंट इज कवर्ड वेरी वेरी वाइजली। और पूरी वीडियो जो है वो एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड है। सो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स, एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल डेफिनेशन इज कवर्ड। So thank you for watching and stay tuned, and at 11 AM हिस्ट्री का वीडियो आज आ जाएगा। वीडियोस कुछ डेज से अपलोड नहीं हुए थे, तो सॉरी फॉर दैट, एंड फ्रॉम नाउ रेगुलरली वीडियोस अपडेट होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और एग्ज़ाम्स तो होंगे इस साल, तो हमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, काम को टालना नहीं है, और हमें अभी से स्टडी को शुरू करना है ताकि आगे जाके एकदम से लोड ना पड़े और हम स्ट्रेस फ्री होके आराम से एंजॉय करते हुए स्टडीज़ को कर पाएँ। सो थैंक यू ऑल एंड स्टे सेफ, एंड वैक्सीन के लिए सभी रजिस्ट्रेशन कर दें सो दैट कि जल्दी से हमारा इंडिया कोविड फ्री हो जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो thank you very much and goodbye.